Hello student. Today we will discuss about the civil disobedience movement. In the last lecture we covered non-cooperation movement. So in this lecture we will cover civil disobedience movement. We read in the previous lecture that Gandhiji decided to withdraw non-violence movement in 11 February 1922 after it became violent. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो नॉन वायलेंस से शुरू हुआ था बट उसने एक वायलेंस का रूप ले लिया था। इस वजह से गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। Civil disobedience movement in the late 1920s, there were two elements that created the turmoil of Indian politics. इंडियन पॉलिटिक्स में जो 1920 के टाइम में जो है 20 के दशक में कह सकते हैं कि लास्ट ईयर्स में जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसमें एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट दिखाई दिया, जिसके रीज़न टू एलिमेंट्स थे जो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा दी थी। वो टू एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे ये हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि 1923 में चित्तरंजन दास जी ने एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को फाउंड किया था चित्तरंजन दास जी ने एंड मोतीलाल नेहरू जी ने। ये टू एलिमेंट्स थे जिनके कारण हमें इंडियन पॉलिटिक्स 1920 के टाइम में टर्मोइल हो गई थी, यानी उथल पुथल मचा रखी थी। उसमें का जो फर्स्ट फैक्टर था, द फर्स्ट फैक्टर वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन या डिप्रेशन। हमारी क्या थी? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी थी। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फेल। जो एग्रीकल्चर्स की डिमांड थी, जो एग्रीकल्चरल हमारे जो कृषि उत्पादों की जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी? गिर गई थी। एंड एक्सपोर्ट स्टार्टेड टू फॉल। और जो निर्यात थे वो भी क्या होने लगे थे? कम होने लगे थे। सो फार्मर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। तो जो किसान थे उनको अपनी जो प्रोडक्ट थी, जो हार्वेस्ट थी वो सेल करना और जो उनका लगान था वो भी चुकाना क्या करने लगा? बहुत भारी पड़ने लगा था। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, जिसका एक कारण और हुआ कि जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके थे वो 1930 तक की वहाँ पे भी क्या होने लगी? बहुत सारी उथल पुथल होने लगी थी, क्योंकि मेन जो हमारे ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे एग्रीकल्चरल ज़्यादा था। इस वजह से वहाँ इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। Simon Commission. In response to the nationalist movement, the British government set up a new committee headed by Sir John Simon. अब यहाँ क्या था कि जो ब्रिटेन की नई गवर्नमेंट थी जिनके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। उन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश्ड की थी। उस कमेटी को हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन कर रहे थे, बट उस कमेटी में कोई भी इंडियंस नहीं था। देयर वर नो इंडियंस इन दिस कमेटी, ऑल वर ब्रिटिश। सारे कैसे थे? ब्रिटिश थे। तो व्हेन द साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया इन 1928, जब यह साइमन कमीशन हमारे इंडिया में पहुंचता है, कब? 1928 में। इट वॉज वेलकम्ड बाय द साइमन कमीशन बैक स्लोगन्स। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका स्वागत किया जाता है। और इसमें कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स की सभी पार्टी इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन करने में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी सभी पार्टीज इसमें इंक्लूड होती हैं और इसका अपोज करती हैं। In order to pacify this protest, Viceroy Lord Irwin declared the Dominion status for India in October 1929. अब इतनी अपोज को देखते हुए जो वाइसराय लॉर्ड इरविन होते हैं वो 1929 में इंडिया के लिए एक कहते हैं ना कि जो गोलमोल सा आंसर देना, उससे वो डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल आंसर देते हैं। कहते हैं कि जो है गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वुड बी हेल्ड, यानी जो गोल मेज सम्मेलन होगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस रिसोल्यूशन लेट कांग्रेस लीडर वर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनकी इस आंसर से जो कांग्रेस लीडर होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। In December 1929,
under the presidency of Jawaharlal Nehru, and Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for इंडिया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी जाती है उसको क्या किया जाता है, मान लिया जाता है, पूरी तरीके से उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाता है। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day और उसमें ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। बट एम के गांधी यानी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि डेली की जो लाइफ की जो मेन इशू से इसे जोड़ने के लिए इस आइडिया को और कोई रास्ता ढूंढना होगा। On 31st January 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin starting 11 demands. महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने 11 डिमांड्स को मांगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड वॉज टू एबॉलिश द शार्ट टैक्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो शार्ट पर जो टैक्स लगाया गया था उसको ख़त्म करना था। शार्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स फूड, क्योंकि शार्ट जो था उन्होंने कहा था कि नमक का जो अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, ये भोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए नमक पर कर और उसके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive phase of British rule. उन्होंने कहा इस तरीके से इस तरह शार्ट पर टैक्स लगाना ये ब्रिटिश रूल का एक ऑप्रेसिव फेस यहाँ पे दिखाई देता है। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, गांधी जी कहते हैं कि यदि 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, द लेटर स्टेटेड, ये उन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया था, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। उन्होंने कहा तो जो हमारी कांग्रेस है वो क्या संगठन बनाएगी या कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करेगी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बट इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, लेकिन इरविन जो थे वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे। सो महात्मा गांधी started his famous short march accompanied by 78 of his trusted volunteers. उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। The march was over 240 miles from Gandhi's ashram in Sabarmati to Gujarati coastal town of Dandi. तो गांधी जी के आश्रम जो साबरमती में गांधी जी का आश्रम है वहाँ से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जो गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। वो 20 जो गांधी जी की साथ लोग थे वो 24 डेज में हर रोज 10 मील का जो सफ़र तय करते थे। द वॉलंटियर्स वॉकड ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग शार्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, और वो समुद्र का जो सी का जो पानी होता है उसको बॉयल करके उसका शार्ट बनाना शुरू कर देते थे, जो कि जो लॉ का क्या था, लॉ को तोड़ना था यानी नियमों को तोड़ना था। तो यहाँ से अब शुरू होता है दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहीं से हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द शार्ट लॉ। बहुत सारे लोग बहुत सारे भाग में क्या होता है, ये शार्ट लॉ यानी नमक का जो कानून बनाया जाता है वो तोड़ दिया जाता है। मैन्युफैक्चर्ड शार्ट को बनाकर एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट शार्ट फैक्ट्रीज। जितने भी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। एंड देन आफ्टर व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, was arrested in April 1930। जब 19 अप्रैल के 1930 में जब महात्मा गांधी जी के जो सबसे ज़्यादा डिवोटी जो
पर्सन होते हैं अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। देन आफ्टर क्या होता है कि जो एंग्री क्राउड्स होता है डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फिशिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग मैनी वर किल्ड। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो बहुत सारी जो एंग्री क्राउड्स होती है वो गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आती है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो मारे जाते हैं। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। इस तरीके से जब गांधी जी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने बहुत ही जो निर्मम दमन का रास्ता अपना लेते हैं, तो इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो एक बार फिर महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वायलेंट होता हुआ देखकर इसे वापस ले लेते हैं। He entered into a pact with Irvin on 5 March 1931। 5 मार्च 1931 को वो इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर देते हैं और क्या कहते हैं इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी की जी consented to participate in a round table conference first was boycotted by him in लंदन। फर्स्ट जो उनकी गोलमेज सम्मेलन होता है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, वो जो फर्स्ट जब इरविन बोलते हैं तब उसको डिनाई कर दिया जाता है। बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो जब गांधी जी इरविन पैक्ट पे साइन कर देते हैं तो वो सेकंड जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो लंदन में, उसके लिए वो मना नहीं करती। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, और दिसंबर में इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गांधी जी लंदन जाते हैं। When he came back in India, then he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Then जब वो वापस आते हैं इंडिया में, देन ही फाउंड वो पाते हैं कि गवर्नमेंट ने फिर से एक नया तरीका लोग अपनी जो लोगों को परेशान करने की नीति का वो फिर से शुरू कर दिया है। सो महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या होता है 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है 1934 तक की ये धीरे धीरे इसकी जो गति होती है वो धीमी पड़ने लगती। नेक्स्ट, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब जो पार्टिसिपेंट होते हैं, क्योंकि नॉन कॉपरेशन में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से लोगों ने अलग अलग स्वराज का मीन्स निकाला था। अब इस यहाँ पे भी जो लोग हैं इस मूवमेंट का भी कैसे क्या मतलब निकालते हैं देखते हैं। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट communities like the Patidars of Gujarat and Jats of UP were active in the movement. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. अब इसमें जो गांव में जो पटीदार थे गुजरात के, यूपी की अगर बात करें तो जाट जो थे वो मूवमेंट में एक्टिव थे। बट उनके लिए जो स्वराज की जो मीनिंग था वो क्या था कि हाई रेवेन्यूज़ के लिए वो ये फाइट कर रहे थे। रिच पीजेंट्स बिकेम enthusiast सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसमें जो हमारे रिच पीजेंट्स थे वो बढ़ चढ़कर यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या किया, उसका समर्थन किया। वी सा दैट फॉर द पीजेंट्स वट वॉज द मूवमेंट क्या था हमारे पीजेंट्स के लिए, बट फॉर द बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस पर्सन के लिए क्या था, यानी व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। अब जो हमारे बिजनेस क्लास थे, जो व्यवसायी वर्ग थे, वो क्या चाहते थे कि जितनी भी फॉरेन गुड्स का एक्सपोर्ट है, जो फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट्स है, वो क्या कर उससे प्रोटेक्शन चाहते थे, और जितना भी हमारा मनी का स्टर्लिंग था वो विदेशी जो विनिमय अनुपात था उसमें चेंजिंग चाहते थे, जिससे जो इम्पोर्ट में क्या आ जाए, कमी आ जाए। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की इन 1927। के लिए उन्होंने एक तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया और एक फिक्की को इस्टेब्लिश किया। इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल 1920 एंड फिक्की 1927 में क्या किया गया, इस्टेब्लिश की गई। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड बी नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड
एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे वो स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देख रहे थे कि जहाँ पे वो बिजनेस तो कर रहे हैं बट उन पर किसी तरीके की क्या नहीं है, पाबंदियाँ नहीं होंगी, और बहुत अच्छे से उनका जो इंडस्ट्रीज होगा वो बिना किसी हिंड्रेंस के क्या कर सकेगा, आगे चल सकेगा। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन अ लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा नंबरिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया था, एक्सेप्ट नागपुर के अलावा। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930, और जो रेलवे वर्कर्स की जो स्ट्राइक हुई थी वो 1930 में हुई थी। और in 1930, thousands of workers in Chota Nagpur in mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. अब जो 1930s में जिन्होंने स्ट्राइक की थी उन्होंने क्या किया था कि जो छोटा नागपुर की जो टिन खानों के बहुत सारे थाउजेंड्स वर्कर्स ने जो गांधी टोपी पहनकर रैलियाँ निकाली थी और जितने भी बॉयकॉट कैंपेन थे उनमें पार्टिसिपेट किया था। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो फीचर था हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो यही था कि इसमें बहुत लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया था किसने, विमेंस ने। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स। और उन्होंने मार्च किया था किसके अगेंस्ट में, शार्ट टैक्स के अगेंस्ट में, एंड मैन्युफैक्चर और शार्ट को बनाया भी था। बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में विमेंस ने अच्छी लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद बात करते हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। महात्मा गांधी सेड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वराज तब तक की नहीं सक्सेस होगा जब तक कि जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआछूत की भावना जो है वो एलिमिनेट नहीं हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित्स के ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, एसोसिएशन बना देते हैं 1930 में, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, बट क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। बट महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी बातचीत होती है और ये डिमांड रखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बट गांधी जी इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो पूरी तरीके से हम यहाँ पे एक कर रहे होते हैं सोसाइटी को, ये तो बिल्कुल अलग करने की बात होती है कि अगर आप एसोसिएशन ही अलग बना देंगे तो उसमें एकीकरण की जो भावना है यानी जो फीलिंग ऑफ यूनिटी वो नहीं है। बट क्या होता है कि अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी की इस पोजीशन को, एंड रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, और इसका रिजल्ट होता है पूना पैक्ट जो कि 1932 में होता है। इट वॉज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो हमारी जिनको शेड्यूल क्लासेस जिनको उस टाइम जो उनकी पोजीशन थी उनको यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस को इलेक्टोरल में एक सीट रिजर्वेशन के लिए ये साइन होता है, पूना पैक्ट साइन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट, HSRA, Hindustan Socialist Republican Army. What is this? Many nationalists thought that the struggle against the British could not won through non-violence. बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे जो ये सोचते थे, जिनकी ये थिंकिंग थी कि हम ब्रिटिशर्स से तब तक नहीं जीत सकते, हम नॉन वायलेंस के बल पर हम नहीं जीत सकते। 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन पार्टी आर्मी was founded at a meeting in फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, वहाँ पे एक मीटिंग होती है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश होता है 1928 में, और इसके जो लीडर होते हैं वो भगत सिंह होते हैं, जतेंद्र दास होते हैं एंड अजय घोष होते हैं। इन 1929 अप्रैल भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बॉम्ब फेंकते हैं, कौन, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर, इन 1929 में। भगत सिंह वॉज 23। भगत सिंह इसी उसमें ब्रिटिशर्स उनको
पनिशमेंट देती है जब वो 23 एज के होते हैं, व्हेन ही वाज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम, तो उस टाइम उनकी जो एज होती है वो 23 होती है। लेट्स सी द ग्लिम्स मेन लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दलित ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू देयर डिमांड, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैनी मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। बहुत सारी मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज दे थॉट दैट कांग्रेस वाज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। कम्युनल राइट्स अकर्ड इन मैनी प्लेसेस। डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एंड हिंदू के बीच काफ़ी डिसयूनिटी क्या स्टार्ट हो गई थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कैसा था, मिनिमम था। नेक्स्ट है, देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है। फर्स्ट स्ट्रगल टू विन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फर्स्ट जो उसका स्ट्रगल था वो पूर्ण स्वराज पाना था, जो कि डेफिनेटली हो पाया था। इट वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट सत्याग्रह। ये क्या था, नॉन वायलेंट सत्याग्रह के बेस पे था। गांधी आइडियाज वर वाइडली फॉलोड। वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन दिस मूवमेंट एंड इट वॉज अ रियल मास मूवमेंट। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट। इसमें बहुत से ग्रुप्स ने क्या किया था, पार्टिसिपेट भी किया था। इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। द पीपल ओपनली डिसोबेड लॉज। इसमें बिल्कुल खुला चैलेंज था, लोग ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे उनको तोड़ रहे थे। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर। तो वी विल डिस्कस लास्ट lecture after this video of this chapter. Thank you.